यस सर। तो आपके सामने एक वर्ल्ड मैप आया है। सर क्या आज ज्योग्राफी पढ़ाएंगे? नहीं, ज्योग्राफी नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे सोशल साइंस ही, इकोनॉमिक्स के नाम पे। बट सर वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड मैप की हमें जरूरत क्या है? आपको पहले पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में इंडिया आता है कि नहीं आता। पहले तो आप मेरे को बताइए बच्चों, इंडिया इज देयर और इंडिया इज नॉट देयर? इंडिया इज देयर, वेरी गुड। क्या इंडिया यहाँ पे कहीं आपको नजर आ रहा है चिल्ड्रन? नो। नो। यहाँ पे इंडिया कहीं नजर आ रहा है? सर आप टच करते हो नो। नहीं। अच्छा, यहाँ पे इंडिया कहीं नजर आ रहा है? थोड़ा सा सर, यहाँ पे नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इंडिया कहाँ पे नजर आ रहा है? पहले हम इंडिया को देख लेते हैं। चलिए जस्ट जूमिंग इट। चलो भाई, इंडिया नजर आ गया बच्चों? इंडिया नजर आ गया सबको? चलिए, तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, इंडिया तो हमको पता ही क्या है। ये टेरिटरी थोड़ी इंडिया की आपको नजर आ रही होगी, सबको नजर आ रही है? एवरीबडी सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा फोकस कर देते हैं। तो इंडिया की टेरिटरी ये है चिल्ड्रन। सो इंडिया में पैसे आते भी हैं बाहर से और जाते भी हैं बाहर। तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम इंडिया की बात करें और हम कहें कि पैसे इंडिया में कहाँ कहाँ से आते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं, तो आप बोलेंगे सर मेनी कंट्रीज आर देयर जिनका इंडिया के साथ बिजनेस है। फ्रॉम दोज नेशंस वी गेट मनी एंड टू दोज नेशंस वी हैपन टू पे मनी। तो इंडिया कुछ आपको ऐसा नजर आएगा बच्चों। ये है बेसिकली इंडिया। नजर आ गया सबको? पक्का? हमने कनाडा से गुड्स खरीदे एंड वी एक्सपोर्टेड देम टू ऑस्ट्रेलिया। कुछ कमाया होगा तभी ये काम किया होगा। हमने लेटेस्ट से रशिया को गुड्स एक्सपोर्ट किए चिल्ड्रन, और ब्राजील को भी एक्सपोर्ट कर दिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी हमने गुड्स खरीदे। ये सारी बातें तो इंटरनेशनल ट्रेड में हमने पढ़ ली थी। अब हमें पढ़ना क्या है कि कंट्री के अंदर भी हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज की हैं। दे आर शेडेड इन दिस ब्लैक कलर। इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गवर्नमेंट ने भी किया, लोगों ने भी किया, बहुत ढेर सारे लोगों ने किया। और ये सारी की सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की गई हैं, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था बच्चों? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू कैरी आउट दीज सो कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज? सबका एक ही जवाब होगा, टू अर्न सम काइंड ऑफ इनकम। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। इनकम को आप कितनी क्लासेस में डिफाइन करते थे? अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, इट वाज समथिंग लाइक रेंट चिल्ड्रन, समथिंग लाइक वेजेस, समथिंग लाइक इंटरेस्ट एंड समथिंग लाइक प्रॉफिट। प्लीज डोंट कॉल इट एज वाह, रेस्ट इन पीस। डब्ल्यू से वाह हो गया और आर से रेस्ट इन पीस हो गया। सो मल्टीपल टाइप ऑफ इनकम्स आर देयर। सो कंट्री की गवर्नमेंट के लिए इट इज वेरी 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 नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि पूरे देश की कमाई कितनी है। और चिल्ड्रन इट इज टोटली इररेलेवेंट व्हाट्स योर व्यू। गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री के लिए इट इज नेसेसरी टू नो व्हाट इज टोटल इनकम, और इट इज टोटली एन इररेलेवेंट डेटा। इट इज नेसेसरी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इट इज नेसेसरी। तो जैसे आपके पापा मम्मी के लिए, आपके दादा दादी जी के लिए बहुत जरूरी है जानना कि घर की इनकम कितनी है। अकॉर्डिंगली प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर वुड बी डन, एंड इफ एक्सपेंडिचर इज मोर, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम वुड बी सर्च्ड आउट कि भाई बिजनेस एक्सपैंड कर लें, गॉट इट क्लियर, कुछ न्यू एक्टिविटीज कैरी अप कर लें। तो कंट्री के लिए बच्चों बहुत जरूरी है पूरी इनकम जानना। एंड कंप्लीट इनकम ऑफ अ कंट्री इज डिवाइडेड और अर्नड फ्रॉम टू सोर्सेज बेसिकली। एक हो गया इंटरनल सोर्स, आई रिपीट चिल्ड्रन, एक हो गया इंटरनल सोर्स, इंडिया के अंदर ही बिजनेस किया, इंडिया के अंदर ही पैसा कमाया। और एक हो गए हमारे ये सब एक्सटर्नल सोर्स। गॉट इट क्लियर? दैट इनकम विच इज अर्न विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री, इसमें आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी आ जाएगा, वो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है। गॉट इट क्लियर? जो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर पैसा कमाया गया बच्चों, दैट इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। प्लस जो बाहर से आया वी विल ऐड, और जो बाहर गया वी विल सबट्रैक्ट। आई रिपीट वंस अगेन, आई रिपीट वंस अगेन, कंट्री की पॉलिटिकल टेरिटरी के अंदर जो भी कमाया बच्चों, दैट इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। व्हाट इट क्लियर? हमने कनाडा से गुड्स खरीदे, कनाडा से गुड्स खरीदे, इंपोर्ट हुआ, तो मनी विल गो आउट।
हमने रशिया को गुड्स बेचे तो पैसे आएंगे, हमने ऑस्ट्रेलिया को गुड्स एक्सपोर्ट किए तो मनी विल कम इन, ब्राजील को गुड्स एक्सपोर्ट किए मनी विल कम इन, यूएस से इंपोर्ट किया मनी विल गो आउट। तो जब इन सारी चीजों को आप प्लस माइनस कर लेंगे बच्चों, आपका फाइनल जो आंसर आएगा दैट इज नोन एज नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। तो नेशनल इनकम का मतलब दैट विच इज अर्न्ड विद इन एज वेल एज दैट विच इज अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। किसी जमाने में जब इंटरनेशनल ट्रेड जीरो होता था बच्चों, हमारी डोमेस्टिक इनकम ही यूज्ड टू बी कॉल्ड एज नेशनल इनकम, बट प्रेजेंट सिनेरियो में national income is income which is earned within the country as well as from other parts of the world as such. Export से money will come in, income को बढ़ा देगा, import से money will go out, वो income को घटा देगा। बातें समझ में आ गई? पक्का? कंफर्म? तो चलिए सब लोग अपनी कॉपी में एक हेडिंग लिखेंगे और हेडिंग लिखेंगे, बाद में पहले 2 लाइन का कंटेंट लिखेंगे। रेडी एवरीबॉडी? चलिए, income earned from the economic activities performed inside the boundary of a country as well as including that which is earned from external activities is known as national income. सो एज ऑफ टुडे अगर हम बात करें बच्चों, हर देश लगभग ओपन इकोनॉमी ही है, हर जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, बट जब हमारी कंट्री में कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता था, सो कंट्रीज डोमेस्टिक इनकम वाज एज गुड एज नेशनल इनकम। सो फॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी व्हिच डजंट इंडल्ज इटसेल्फ इनटू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज, उनकी डोमेस्टिक इनकम ही उनकी नेशनल इनकम होती है। बट फॉर ओपन इकोनॉमीज जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जम के करते हैं, उनकी डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम फर्क होगी। सर ज्यादा क्या होगी ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम 100,000 करोड़, इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो गए तो नेशनल इनकम डोमेस्टिक से भी कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो गए तो नेशनल इनकम बहुत ज्यादा होगी और डोमेस्टिक कम होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिविटीज चिल्ड्रन, आई रिपीट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिविटीज डोमेस्टिक में कम होंगी और नेशनल में ज्यादा होगी। प्लीज अपडेट दिस क्विकली चिल्ड्रन। चलिए, I hope so people understood कि नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट होता क्या है बेसिकली। चलिए बच्चों, लेट्स कंटिन्यू। और अपनी कॉपी में आप सबने अब हेडिंग लिख ली होगी नेशनल इनकम। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स एनालाइज कर लेते हैं कि नेशनल इनकम होती क्या है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे चला गया, सुपर मल्टी कलर से सुपर ब्लैक एंड व्हाइट पर चले आए हैं। ओके, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सो सबको ये बातें समझ में आ गई व्हाट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। तो आई हैव अ वेरी 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 सिंपल डेफिनेशन टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना। इट सिंपली सेज द टर्म नेशनल इनकम रेफर्स टू द टोटल इनकम जनरेटेड इन एन इकोनॉमी बाय प्रोड्यूसिंग व्हाट चिल्ड्रन, गुड्स एंड सर्विसेज। तो आई वांट कि आप अपनी कॉपी में एक छोटी सी डेफिनेशन को नोट डाउन करें। टिल द मोमेंट ऑफ टाइम यू डू नॉट हैव दीज नोट्स। सो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। It is the total income generated in an economy, children, by producing goods and services during a period of 1 year by the residents of a country. Either they are operating within the country or they are operating outside. अब इसमें कुछ चीजें बहुत ही अजीब हैं जो टीचर्स बहुत गलत ढंग से पढ़ाते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों आपके लिए। सबसे पहला शब्द है चिल्ड्रन residents. I repeat, the word is residents. Thereafter you need to always remember 1 year का क्या मतलब है, operating within और outside. So जब हम बात करते हैं operating within children,
सो वी हैपन टू टॉक अबाउट डोमेस्टिक। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एंड जब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग आउटसाइड चिल्ड्रन, सो वी मीन टू से amount of income which is earned through exports and disearned or given through imports, given for import, sorry. Concept of 1 year का जो मतलब है children, it is based on accounting logic. accounting में भी जब भी आप income की बात करते हैं, you generally talk of 1 year only. सबसे important concept पे मैं सबसे आखिरी पे आ रहा हूं, the meaning of residents. इंडिया के 99% इकोनॉमिक्स से टीचर्स इस बात पे फोकस नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों, भगवान जाने। What definition you will hear? रेजिडेंट का मतलब a person whose economic interest lies in the country to which he or she belongs, or to a country where he or she does economic activities. टोटल बकवास डेफिनेशन है ये, टोटल बकवास। फिर से बोल रहा हूं एक बार, residents refer to those people whose economic interest, I repeat, whose economic interest lies in a country where he or she lives or where he or she does some economic activities. टोटल बकवास कॉन्सेप्ट है बच्चों, टोटल बकवास कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, there is a difference between the term citizen and resident. क्या मेरे को कोई भी बच्चा है जो इन दो बातों का फर्क बता पाए? सिटीजन और रेजिडेंट में क्या डिफरेंस होता है? Sir, a person can be a citizen. One by one. Ladies first. हाँ समझ बताओ बच्चे। Sir, a person can be citizen of a country, one country, and can be a resident of the other country. Citizenship is legal, and residentship is not legal. नहीं ऐसा नहीं है। लीगल वर्ड थोड़ा सा गड़बड़ यूज कर लिया, हाँ, बट आई गॉट योर मीनिंग, बेसिकली आई गॉट योर मीनिंग। हाँ, और कोई आंसर देना चाहता है? मनोज जी आप बताना चाहते थे? चलिए, गुड, पीपल ट्राई एटलीस्ट, आंसर। Sir, a person may be citizen by birth of by being सर जहाँ पे पैदा हुआ वो उस कंट्री का सिटीजन हो सकता है, and whose marriage should be in that country, and a resident कोई 2 साल बहुत चिंता है लोगों को। ग्रेट बड़ा था इसलिए बोला। चलिए, नहीं सही है। आंसर दीजिए, गलत सही तो चलता ही रहेगा। आप लोग तो कम से कम आंसर दे पा रहे हैं, हम तो जब 12वीं में पढ़ते थे हमको समझ में नहीं आता, शायद दो अलग अलग चीजें होती है, हम तो दोनों को एक ही समझते थे, हम तो इतने बड़े बेवकूफ थे। चलिए कोई बात नहीं, पीपल हैव आंसर्ड, और भी लोग ट्राई करें। मेरा आपसे पूछने का मतलब कि भाई आप कुछ बोलें कम से कम, बाकी तो सही गलत सब चलता रहता है। चलिए, जितने भी आंसर आए सब सही थे, और आगे आंसर बताएं लोग। हाँ बताइए। 182 डेज के अंदर कंट्री। अच्छा चलिए, ठीक। हाँ, और आंसर्स? और कोई आंसर? कोई भी नहीं? चलिए, so those who have given the answer, very good. Up to a large extent answer was correct. अब मैं भी आपको कुछ आंसर बताता हूं, बट आप लोगों ने भी आंसर सही दिया। जैसे मनर सेड, सिटीजन आप उस देश में होंगे जहां पे आप पैदा हुए, या मनर जी पैदा होने के बाद आपने एक बात और कही थी, अरे वो 7 फेरे वाली बात, शादी बात है। मनर को शादी बहुत चिंता है, आज मम्मी से बात करके इनकी शादी की बात करता हूँ जरा, कि पहले शादी करा दी, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी। चलिए, और रेजिडेंट पे पीपल सेड लीगल इलीगल, सही बोला, गलत नहीं बोला, एकदम सही बोला। अब मेरी बात आप सुन लीजिए। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, एज पर अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है भाई? जैसे घर की फाउंडेशन होती है ना, घर की 4 दीवारी और छत होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। फिर उसके बाद वॉल पे आपने बढ़िया सा पेंट करवा दिया, बढ़िया सा एसी लगवा दिया घर पे, बढ़िया सा शैंडलियर टांग लिया, ये एक्ट्स होते हैं, कानून होते हैं। तो रेजिडेंट बनने के लिए एज पर सर्टेन एक्ट आप रेजिडेंट होंगे, सिटीजन बनने के लिए आप एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन बनेंगे। आगे की बातें सुनते जाइए। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं चिल्ड्रन, जितने भी लोग इंडिया में 1947 के पहले या 1947 के बाद हुए, वो सारे के सारे इंडिया के सिटीजन हैं। उन लोगों के जितने भी जनरेशंस होंगे चिल्ड्रन, they all and all will be called as
सिटीजन्स। गॉट इट क्लियर? अब मैं यहाँ पे लक्ष्मी निवास मित्तल जी का एग्जाम्पल आपको लेके सुनाता हूँ। लक्ष्मी निवास मित्तल जी दुनिया के सबसे बड़ी स्टील जायंट आर्सलर मित्तल के चेयरमैन, सीईओ, मालिक, ओनर है। वो हिंदुस्तान में कोलकाता में पैदा हुए। 90s के आसपास या 98-99 के आसपास फैमिली शिफ्टेड टू लंदन। अब लंदन में वो इतने साल से रह रहे हैं तो वहां की गवर्नमेंट उनसे बड़ी खुश हो गई। उन्होंने काफी बिजनेस सेटअप किया, लोगों को ग्रेट ब्रिटेन में एम्प्लॉयमेंट भी बहुत दिया, तो उनको वहां की गवर्नमेंट ने वहां का भी सिटीजन मान लिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो लक्ष्मी निवास मित्तल जी के पास डुअल सिटीजनशिप है, इंडिया की भी है और वहां की भी है। सर वो रेजिडेंट कहां पे हैं? वो रेजिडेंट बच्चों ब्रिटेन के हैं, बट वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है। तो रेजिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, इट फोकसेस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। ऑब्वियसली ट्रू, आप स्टूडेंट क्लास 12 के, आपको टैक्सेशन नहीं पता तो आप कैसे एग्जैक्ट आंसर देते हैं, बट जो भी बोला था बहुत बढ़िया उम्दा बोला था। सो अगर मैं रेजिडेंट बनना चाहता हूं इंडिया का तो टैक्सेशन लॉस के अकॉर्डिंगली बनूंगा। बट मैं इंडिया में पैदा हुआ, या सर मान लीजिए आप चाइना में पैदा होते तो सर आपकी आंखें पहले ऐसी हो जाती छोटी सी। ऐसा नहीं है। मेरे दादाजी कहां पैदा हुए थे? रावलपिंडी पंजाब, जो इस समय पाकिस्तान में है। सर यू आर अ पाकिस्तानी? नहीं, उसके बाद 1947 में पार्टीशन में दे केम टू इंडिया। गॉट इट क्लियर? फिर मेरे पापा की बर्थ इंडिया की है, मम्मी की बर्थ भी इंडिया की है। तो सर आपको बोला जा सकता है पाकिस्तानी? अरे कैसे बोला जा सकता है भाई, भगा देंगे क्या हमको आप वापस? नहीं बोला जा सकता। तो 1947 के पहले जो भी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ, जो इस तरफ रह गया उनके सारी जनरेशन इंडियंस बोली जाएंगी, जो उस तरफ रह गए उनकी सारी जनरेशन पाकिस्तानी बोली जाएगी। सर मान लीजिए कोई बच्चा, उसके माँ बाप तो इंडिया में पैदा हुए बट वो बच्चा यूएस में पैदा हुआ, उसको आप बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कल्पना चावला जी का नाम आपने सुना होगा। अच्छा, जियो का भाई पीओ हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो सर इंडिया के वो सिटीजन माने जाएंगे? बिल्कुल, प्रोवाइडेड वो सिटीजनशिप सरेंडर ना करते, वो सिटीजनशिप सरेंडर ना करते। समझ में आ गया? सर विल दे बी द रेजिडेंट? नहीं, वो रेजिडेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो सिटीजन बनने के लिए आप, आपके पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी जी, उनके भी ऊपर की कोई जनरेशन हो, वो 1947 के पहले या 1947 के बाद अगर इंडिया में पैदा हुई है तो यू ऑल आर कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? सिटीजन्स ऑफ इंडिया। बट आपका हमारा मन नहीं लग रहा, हम जाने कनाडा। कनाडा आप 10 साल रह लिए और आपको कनाडा ने अपना सिटीजनशिप दे दिया चिल्ड्रन, आपके पास डुअल सिटीजनशिप हो गया, कनाडा का भी हो गया एज वेल एज इंडिया का भी हो गया। अब आप कह रहे हैं कि भाई हम इंडिया के सिटीजन नहीं रहना चाहते, इंडिया के सिटीजन नहीं रहना चाहते, तो फिर आप सिटीजन कहां के रहेंगे? सिर्फ कनाडा के। सर हम इंडिया में रेजिडेंट रहेंगे, वो मैं भी आगे आके बता रहा हूं, परेशान हो तो ये पहले आप सिटीजन का मतलब समझ लीजिए। सो एनी पर्सन हु इज बोर्न इन अ कंट्री, whose ancestors are born in a country, or who marries the particular countryman has the titleship of a citizen. तो मैं अगर किसी so called अमेरिकन लेडी से शादी कर लूं, व्हाट इट क्लियर, तो I'll by default become an American citizen. बट इसका मतलब ये नहीं मेरे को यूएस का ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, उसका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। ओके, सिटीजन का मतलब सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा जिसको सिटीजन का मतलब ना समझ में आया बच्चों? तो ये बात चिल्ड्रन समझ में आ गई? तो इफ यू आर ब्रेड एंड बॉर्न इन इंडिया, योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, पैटर्नल मैटरनल, दादा दादी, नाना नानी, क्या बोलेंगे आप? सिटीजन। बट मान ली आपकी शादी हो जाती है यूके में, तो आपके पास डुअल सिटीजनशिप आ गई, यूके की भी और इंडिया की। अब आप सरेंडर करना चाहते हैं इंडिया की सिटीजनशिप, आप सरेंडर करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास सिर्फ यूके की रह जाएगी, इंडिया की नहीं रहेगी। इंडिया में आपको फॉरेनर बोला जाएगा। व्हाट? फॉरेनर। सर फायदा है कि नुकसान है? फायदे भी है नुकसान भी है। नुकसान ये है कि फिर आप इंडिया में प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इंडियन एड्रेस चाहिए होगा। सर जुगाड़ कोई? बिल्कुल, किराए का सर्टिफिकेट बनवा लो किसी को 2000 रुपए देकर कि आप यहाँ किराए पे रह रहे हैं। अपनी सिटीजनशिप, हाँ बता रहा हूँ, थोड़ी देर में सब कुछ बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? सिटीजनशिप क्यों सरेंडर करते हैं? इसलिए सरेंडर करते हैं कि मान लीजिए मैं इंडियन सिटीजन भी हूं, यूएस की लड़की से शादी कर ली, मैं यूएस का भी सिटीजन बन गया। अब मेरे ऊपर किसी ने बाय फ्रॉडलेंट एक्टिविटी सो कॉल्ड कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट में केस कर दिया, क्योंकि मेरे पास डुअल सिटीजनशिप है,
तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूएस गवर्नमेंट को बोली कि हमारा बंदा आपके यहाँ बैठा, उसको वापस भेजो। गॉट इट क्लियर? तो जितना राइट मेरा इंडिया में है उतना ही मेरा यूएस में है। जितना मेरे को सजा सुनाने का राइट इंडियन गवर्नमेंट का है उतना ही यूएस का भी, क्योंकि मेरे पास दोनों की सिटीजनशिप है। राइट्स एंड ड्यूटीज, बेनिफिट एंड बर्डन दोनों का चलेगा। यूएस गवर्नमेंट मेरे को पकड़ेगी, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत प्रत्यार्पण करते हुए इंडिया लात मार के भेज देगी। बट अगर मैं इंडिया के सिटीजनशिप सरेंडर कर दूं तो अर्जी फर्जी केसेस से बच जाऊंगा। एंड इवन चिल्ड्रन, इफ आई कमिट सम फ्रॉड, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, इवन इफ आई कमिट सम फ्रॉड, जैसे विजय माल्या ने किया, और मैं भाग जाऊं यूएस और मेरे पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है, तो यूएस से मेरे को इंडिया लाना उतना ही मुश्किल है जितना तारे तोड़ के लाना। सर आपने इंडिया में फ्रॉड किया है, जो करते बनता है कर लो। सर इंडियन गवर्नमेंट जो बिडेन साहब से बोलेगी, जो बिडेन कहेंगे हम भेज तो दें। मोदी जी आपकी सारी बातें सही है, बट एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या बोलती है? इंडिया में जो चीज गलत है, अगर वो यूएस में गलत है और इंडिया का बंदा वो गलती करके यूएस आया तो हम भेजेंगे, तो हम भेजेंगे। गॉट इट क्लियर? तो आपका लॉ अलग है, हमारे लॉ अलग है। लॉ में तो पैटी नहीं है। आपका ओ मल्टीप्लिकेटिव ब्लड ग्रुप है, हमारा ओ अंडर रूट ब्लड ग्रुप है। कैसे खून चढ़ा दे भाई? तो जो कह जा रहा है ना कि वो विजय माल्या को वापस लेके आएंगे, बच्चों स्टैम्प पेपर में मेरे साथ अग्रीमेंट कर लीजिए, अगले 20 साल तक वापस नहीं ला पाएंगे, क्योंकि व्हाट टाइप ऑफ फ्रॉड ही हैज कमिटेड इन इंडिया, वो ब्रिटेन में फ्रॉड है ही नहीं। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ये बोलती है कि आप अपने आदमी को दूसरे देश जो भाग चुका है बगौड़ा टाइप का, वापस तब ला सकते हैं जब गुनाह करके वो भागे, जिस देश में भागे वहां पे भी वो गुनाह होना चाहिए। समझ में आ गया? तो अगर मैंने यहाँ पे आपको फ्रॉडलेंटली एक लैंड बेच दिया और पैसा लेके मैं यूएस भाग गया, तो यूएस में प्रॉपर्टी एक्ट में अगर ये फ्रॉड है तो यूएस मेरे को इंडिया भेज देगा, नहीं तो यूएस के पास कोई राइट मेरे को इंडिया भेजने का नहीं है। मैं मौत से रहूंगा बढ़िया वहां पे। फिर यहाँ पे वो अक्षय कुमार जाएंगे बेबी मूवी 2 बनाते हुए और मेरे को गलत तरीके से किडनैप करके लेते आएंगे। तो इतना आसान नहीं होता, मूवीज में दिखा दिया जाता। दैट इज वेरी डिफिकल्ट बेसिकली। आप एक झाड़ू का तिनका नहीं ला सकते वहां से, इंसान को लाना तो दूर की बात है। आप समझ में आया? दो कंट्री की सिटीजनशिप क्यों हो और क्यों ना हो? तो जो लोग ऐसे फ्रॉड टाइप के होते हैं ना, वो दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप छोड़ देते हैं। क्लियर? क्योंकि उनको पता है यार इंडिया की भी सिटीजनशिप है, चाइना की भी है, दोनों देश में सो कॉल्ड इस हरकत को फ्रॉड माना गया है और इसकी जेल होगी, और हम भाग जाए चाइना भेज देगा हमको यहाँ पे। बट हम कहें भाई हम इंडिया के सिटीजन है ही नहीं, हम तो चाइनीज सिटीजन है। तो चाइनीज सिटीजन है तो हम चाइनीज गवर्नमेंट से गवर्न होंगे। चाइना में हमने कोई गलती की नहीं, तो चाइना में गलती की नहीं, इससे सजा नहीं मिलेगी, और जहां सजा मिलेगी वहां के हम सिटीजन ही नहीं है। गॉट इट? तो आप विंडोज के वायरस को मैकबुक एयर वाले लैपटॉप में लगा रहे हैं पेन ड्राइव में, वो विंडोज वाली पेन ड्राइव को सपोर्ट ही नहीं करता, तो वायरस आएगा कहां से? हाँ तो बहुत भागते हैं, बहुत। कितने वो कौन एक मोदी जी थे जिन्होंने आईपीएल में स्कैम किया था, ललित मोदी, तो ये सब ऐसे ही लोग हैं, ये सब ऐसे ही लोग हैं बेसिकली। इनके पास बहुत ज्यादा अकल नहीं होती है, इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लीगल एडवोकेट्स उनको ये सब बातें बताते हैं। व्हाट इट क्लियर? तो भाई नेशनल इनकम पढ़े तो ये सब चीजें आना जरूरी है, क्योंकि आपको ये सब अभी थ्योरी में पूछा जाएगा कि एम्बेसी यूएस की अगर इंडिया में है तो आप उसको इंडिया की टेरिटरी मानेंगे या यूएस की। तो ये सब चीजें जानना जरूरी है बच्चों। सिटीजन है मुकेश अंबानी या रेजिडेंट है? आंसर आएगा ओनली सिटीजन, ओनली रेजिडेंट, बोथ, ईदर। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो सब लोग सिटीजन का मतलब समझ गए? पक्का? तो एनीबडी जिसके ढेर सारे रिश्तेदार हिंदुस्तान में पैदा हुए, पले बड़े, और उसके बाद अब उनके बच्चे विदेश में पैदा हुए, वो इंडिया के भी सिटीजन होंगे और फॉरेन कंट्री के भी होंगे। ओके? हाँ मनोज जी, कोई क्वेरी थी आपकी, पूछिए। मनोज यू रेज्ड योर हैंड चाइल्ड, कोई क्वेरी थी? सर फिर विजय माल्या को वापस ला नहीं सकते लोग इंडिया? कभी नहीं ला पाएंगे, कभी नहीं ला पाएंगे। वो अक्षय कुमार टाइप को जाके बेबी मूवी की तरह आप किडनैप करके ले आए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। कभी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वो जिस देश में रह रहे हैं, लंदन में। ये समझे थे? What about नीरव मूवी? नीरव किसी को नहीं ला पाएंगे, किसी को नहीं ला पाएंगे बच्चों। ना किसी का ब्लैक मनी आने वाला है और ना लोग आने वाले हैं, क्योंकि ब्लैक मनी जो स्विस बैंक में आया ना, स्विस बैंक से इंडिया ने रिपोर्ट मांगी किन इंडियंस के अकाउंट्स आपके पास हैं। उन्होंने कहा अमिताभ बच्चन का भी अकाउंट है, मुकेश अंबानी का भी अकाउंट है। रिपोर्ट आ गई, समझ में गया? नीरव मोदी का भी अकाउंट है, ललित मोदी का भी अकाउंट है, विजय माल्या के भी अकाउंट है। रिपोर्ट आ गई। अब हमारी गवर्नमेंट क्या कह रही है?
इनके खातों में पैसे कहां से आए। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? मेरी बातें समझ में आ रही है? स्विस बैंक कहेगा हम आपके पापा के नौकर नहीं लगे हैं, हमारा बैंकिंग कोड ऑफ कंडक्ट बोलता है कि हम डेटा डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इंडिया के अच्छे रिलेशंस है स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट के साथ। बात इस पे तय हुई, इंडिया से स्विस बैंक में अगर पैसा आया, वील टेल यू इन लोगों के अकाउंट्स में पैसे इंडिया से जाते ही नहीं है। आई रिपीट चिल्ड्रन, आई रिपीट, विजय माल्या के अकाउंट में स्विस बैंक में पड़ा होगा 50,000 करोड़ डॉलर और यूरो, एक चवन्नी भी इंडिया से नहीं गई है। कहां से पैसा आता है सर? इंडिया से पैसा जाता है केमन आइलैंड्स, केमन आइलैंड से जाता है सिशल्स, सिशल से जाता है दुबई, दुबई से जाता है स्विट्जरलैंड। दुबई की गवर्नमेंट अगर स्विस बैंक से बोले हमको अपने लोगों का, हमको विजय माल्या का खाते का डिटेल दीजिए, तो स्विस बैंक बोलेगा विजय माल्या इंडियन है, वो यूएई का रेजिडेंट नहीं है, सॉरी हम आपको डिटेल नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी के कहने पे, अमित शाह जी के कहने पे स्विस बैंक ने सारे हिंदुस्तानियों के अकाउंट के डिटेल दे दिए। सर तब भी क्यों नहीं लेके आ रहे? फ्रॉड साबित तो करो। ये विजय माल्या के खाते में 3 लाख करोड़ कहां से आया? दुबई में उनकी मौसी रहती थी, बर्थडे पे गिफ्ट भेजा है। साबित आप तब करेंगे ना कि भाई इंडिया का काला धन वो लेके गए हैं, तो इंडिया का काला धन इंडिया से आएगा ना, इंडिया का काला धन इंडिया से आएगा। मैं बोलूं कि मेरे पापा का नाम हरिवंश राय बच्चन था, मैं अमिताभ बच्चन की प्रॉपर्टी में आधा हिस्सेदार हूं, तो भाई हरिवंश राय बच्चन जी का डीएनए और मेरा डीएनए मैच करना चाहिए ना। जब वो मैच नहीं करेंगे मैं कहां से प्रूव कर पाऊंगा? उन्होंने मेरे गोद लिया था, फोटो दिखाई गोद ली हुई, वो गोद से गिरा भी दिए थे हमको एक बार, चोट दिखाइए फिर आप। समझ में आया कि नहीं आया? तो सर ये जो इतना ट्रॉमा चलता रहता है, बच्चों न्यूज आइटम है टनाटन चल रहा, पढ़ते रहिए न्यूज़पेपर, कुछ नहीं होने वाला। मेरा भारत महान, 100 में 99 बेईमान और चोर। तो विजय माल्या जी के अकाउंट में जो पैसे गए, स्विस बैंक इंडिया को बताएगा वो ट्रांजैक्शन जो इंडिया से रेमिट हुए हैं, एक भी नहीं हुआ रेमिट, एक भी नहीं हुआ। अब इंडियन गवर्नमेंट ये साबित करे कि विजय माल्या जी ने इंडिया से पैसा पहले केमन आइलैंड भेजा, फिर केमन आइलैंड की किस कंपनी से पैसा दुबई गया, दुबई की किस कंपनी से पैसा सिशल्स गया, कहां तक ढूंढते रहोगे आप डेटा? कहां तक ढूंढते रहोगे? तो मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह जी बोल रहे हैं, निर्मला सीतारमन जी बोल रही हैं, लगाओ इन्हीं हिंदुस्तानियों पे 28% जीएसटी, इन्हीं वसूलेंगे सबका सब। लगाओ बैंक पे एसएमएस चार्ज, स्टेटमेंट पे चार्ज, सब इन्हीं वसूलेंगे, बाहर से तो कुछ ना आने वाला। एकदम सच बता रहा हूँ बच्चों, एकदम सच बता रहा हूँ, एकदम सच। तो दीज आर इंटरनेशनल ट्रीटीज। इतना आसान नहीं होता है जितना आपको हमको लगता है। बेबी मूवी नहीं चलती है, गए 2 घंटा मारे खान के चल चल मेरे देश चल, ऐसा थोड़ा होता है। गॉट इट क्लियर? तो ललित मोदी जी के अकाउंट में पैसा है कितना? 5,000 करोड़ यूरोज स्विस बैंक में। 5,000 करोड़ यूरो अगर इंडिया से गया होगा तो स्विस बैंक डेटा दे देगा, बट स्विस बैंक कह रहा है ये पैसा दुबई से आया। अब स्विस बैंक अगर दुबई से पूछे ये पैसे कहां से आए, दुबई का बैंक क्या बोलेगा? तुम मौसा लगते हो पूछने वाले। वो क्यों बताएं भैया हम आपको? किसके पास राइट है? इंडियन गवर्नमेंट के पास। इंडियन गवर्नमेंट यूएई से क्या बोलेगी? अच्छा जरा बता दीजिए क्या नीरव मोदी ने कोई पैसा जमा कराया था? यूएई वाले कहीं इतना खाली नहीं है हम लोग, हमारे पास और भी ढेर सारे काम है, हमको अभी 2024 में कतर स्पोर्ट्स भी कराना है वहां पे फुटबॉल, हम इतने खाली नहीं है। आप बैंक जाइए और आपको पता है कि आपके 100 कस्टमर थे, उनके खाते एसबीआई में हैं, और उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए बट उनके पास पैसे पड़े हैं, क्या बैंक वाले डिटेल दे देंगे आपको? नो नो। आप लीगल अथॉरिटी ले आइए कोर्ट से कि भाई सौरभ सर के अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है हमको बता दो, बैंक बता देगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो स्विस बैंक और इंडियन बैंक्स का, आरबीआई का कोलैबोरेशन है, इन दोनों का आपस में ट्रीटी साइन हुआ है कि भाई जो पैसा हमारे लोगों का आपके यहाँ पड़ा है हमको बताइए। स्विस बैंक कहेगा जो इंडिया से आया है वो मैं बता दूंगा, जो दूसरी कंट्री से आया है वो मैं नहीं बताऊंगा। तो हमारे देश को पता ही नहीं लगता कि कितना पैसा स्विस बैंक में कहां से आया है। तो कुछ पैसा माल्या जी के खाते में यूएई से आ गया, कुछ सेशल से आ गया, कुछ बांग्लादेश से आ गया, कुछ चाइना से आ गया। स्विस बैंक इंडिया को ये डिस्क्लोजर नहीं देगा। सर अच्छा हम चाइना से बोले तुम पूछ के बता दो, चाइना कहेगा और भी बहुत काम है, डुप्लीकेट आईफोन 15 भी तो बनाना है अभी हमको। समझ में आया कि नहीं आया? खैर सिटीजन की बात समझ में आ गई? और कोई क्वेरी है किसी की तो भाई पूछ लीजिए। आपने ठीक से मेरी लॉ टेस्ट कर ली पूरी? तो बच्चों सिटीजन के ऊपर काफी व्याख्यान दे दिया मैंने आपको और सारी बातें क्लियर हो गई। सर एक चीज समझ में आ गई, हम भी किसी को सोच रहे चूना लगा के भाग जाए। वकील अच्छा होना चाहिए, सीए अच्छा होना चाहिए आपके पास, नहीं तो वापस भी लपेट के ले आओगे। अब बात किसकी करेंगे चिल्ड्रन? रेजिडेंट। एज पर
इनकम टैक्स एक्ट 1961, एवरी पर्सन, सर ये पर्सन कौन होता है? ये पर्सन इंसान नहीं होता सर, कौन? हैवान होता है? नहीं 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 नहीं। द पर्सन कुड बी एन इंडिविजुअल लाइक मी एंड यू, पर्सन कुड बी अ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन कुड बी अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, पर्सन कुड बी एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी। पर्सन की अलग अलग डेफिनेशंस हैं और इन पर्सन्स को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं बच्चों। मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। ये कौन सी दो कैटेगरीज होंगी? ऑर्डिनरली रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। हर वो इंसान जो एक बेसिक कंडीशन और दो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दे उसे ऑर्डिनरली बोलते हैं। एक बेसिक सेटिस्फाई कर रहा है बट एडिशनल नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा तो उसे बोलते हैं नॉट ऑर्डिनरली। अगर आप ऑर्डिनरली साबित हो गए तो सो कॉल्ड दो बातें आपके ऊपर की जाएंगी, दो बातें आपके ऊपर की जाएंगी। क्या की जाएंगी सर? या तो आप रेजिडेंट होंगे या तो आप एनआरआई होंगे। तो इस पूरे एग्जाम्पल का आप जैसे स्टूडेंट से अभी कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बताता हूं, एकदम सिंपल सी बात बताता हूं। एनी ह्यूमन बीइंग living in India in the previous year for a period of 182 days or more is called as a resident। वो ordinarily, not ordinarily, अभी इन चक्करों में आप मत पढ़िए, ग्रेजुएशन में टैक्स पढ़ेंगे, मैं पढ़ा दूंगा, परेशान मत होइए। अगर 182 डेज या उससे ज्यादा आप इंडिया में रहे बच्चों तो आप क्या बन जाएंगे? रेजिडेंट। पैदा हुए कि नहीं हुए, दादा दादी जी पापा मम्मी जी कहां के थे, कोई मतलब नहीं है। क्रिस गेल का नाम सुना है? बिलोंग्स टू विच कंट्री? वेस्ट इंडीज। मेरा क्रिकेट नॉलेज जीरो है इसलिए पूछ रहा था। पिछले 4 साल से ये इंडिया में है। सर क्या कर रहे हैं? मोमोज का स्टॉल लगाने मेरे घर के बाहर। सो पिछले साल ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 182 डेज, ही इज कॉल्ड एज रेजिडेंट। सर अगले 2024 के इलेक्शन में वोट देंगे? बिल्कुल नहीं। वोट देने के लिए सिटीजन बनना पड़ेगा, वोट देने के लिए सिटीजन। तो रेजिडेंट बच्चों टैक्सेशन के अंदर कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्स्टिट्यूशनली कोई भी इंसान रेजिडेंट नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनली पर्सन या तो सिटीजन होगा या तो नहीं होगा। सर फिर ये कौन होते हैं? नॉन रिलायबल इंडियन। झापड़ मारू खींच के सही हो जाओगे। ये नॉन रिलायबल कोई नहीं होता, इट इज नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। लोग बोलते हैं टैक्स की भाषा में नॉन रेजिडेंट इंडियन, नॉन रेजिडेंट, इसकी गाड़ी को डेंट लग गया था, नॉन रेजिडेंट। अगर आप पिछले साल हिंदुस्तान में 182 दिन या उससे ज्यादा थे बच्चों, यू आर अ रेजिडेंट। 181 डेज रहे, आज रात के 12 बजे के बाद अगर आप रुक गए तो आप 182 दिन रह जाएंगे और आप क्या बोले जाएंगे? रेजिडेंट। आपने 11:40 पे इमिग्रेशन चेकआउट किया और फ्लाइट पकड़ के यूके निकल गए। चाहे फ्लाइट आपकी एयरपोर्ट में टहल रही थी, इमिग्रेशन टाइमिंग क्या है चिल्ड्रन? 11:40 PM। 12 बजे के बाद रुक जाते तो एक दिन बढ़ जाता, 182 हो जाता। 181 डेज आपने स्टे किया, हुर्र हो गए। सर तो फायदा क्या है? आपको बच्चों यहाँ की कमाई पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यहाँ की कमाई पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स कौन देता है हिंदुस्तान में? रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट को टैक्स नहीं देना पड़ता। मैं आपको एक जीता जाता एग्जाम्पल बताता हूं, जीता जाता एग्जाम्पल चिल्ड्रन, बहुत मजेदार एग्जाम्पल है। अमिताभ बच्चन जी का तो नाम सुना ही होगा। अराउंड द ईयर 1998 चिल्ड्रन, इन्होंने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के लिए वर्षा गाड़ी का एडवर्टाइजमेंट किया था। इन्होंने और उनके बेटे अभिषेक बच्चन जी ने। मारुति की जो अभी इको गाड़ी आती ना, वर्षा के नाम से बिकती थी उस समय, और मारुति ने इनको हैंडसम अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन दिया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनको प्रेम पत्र भेज दिया कि आपने मारुति से जो पैसा कमाया उस पे हमको टैक्स दीजिए। आपकी प्रोफेशनल इनकम थी ब्रांड एम्बेसडर की। इन्होंने कहा मैं क्यों टैक्स दूं, क्योंकि उस समय मैं इंडिया में 182 दिन था ही नहीं, इंडिया में नहीं थे। गाड़ी में आपका एडवर्टाइजमेंट है,
एडवर्टाइजमेंट हांगकांग में शूट किया गया था, सॉरी इंडिया में शूट किया गया था, और वो शूटिंग 182 दिन के अंदर ही हो गई थी, और मैं इंडिया उस साल सो एंड सो लेस देन 182 डेज रहा। तो आई वॉज एन NRI। आप मेरे से टैक्स नहीं ले सकते, क्योंकि इनकम टैक्स की किताब क्या बोलती है, कानून क्या बोलता है, कौन पे करेगा टैक्स, रेजिडेंट इंडियन पे करता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन टैक्स पे करता है, वो भी पे करता है। अभी कह रहे सर नहीं पे करता, कह रहे पे करता है। सुनिए बात को, एवरी रेजिडेंट इंडियन विल पे टैक्स, नॉन रेजिडेंट इंडियन विल नॉट पे, ही विल पे टैक्स ओनली अंडर अ कंडीशन, ये जिस कंट्री में है वहां से बिजनेस कंट्रोल कर रहा है और बिजनेस हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, तो माना जाएगा इसका वर्चुअल प्रेजेंस इंडिया में है। तो अगर आप फिजिकली 182 दिन स्टे कर गए, यू आर अ रेजिडेंट, स्टे बाहर कर रहे हैं बट बिजनेस यहां पे चल रहा है आपका, तो टैक्स देना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन जी फिजिकली थे नहीं और कंट्रोल भी नहीं कर रहे थे कोई बिजनेस, तो वो 24 कैरेट क्या थे, NRI थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हालत खराब, भैया टैक्स तो ना मिलेगा, चलो वापस, किसको पकड़ो, मारुति सुजुकी। आपने अमिताभ बच्चन जी को इनकम दी है, उनकी इनकम पे टैक्स क्यों नहीं काटा? मारुति ने कहा कि हमारा ये जो बिजनेस था ये हमने किया ही नहीं। कह रहे किया नहीं, झूठ बोल रहे हैं, आपकी गाड़ी उसमें नजर आ रही है। भैया शूटिंग यहां पे हुई थी एड की, शूटिंग इज रॉ मटेरियल, एड का टेलीकास्ट जो होता था वही फाइनल प्रोडक्ट है, और टेलीकास्ट कहां से किया था हमने, हांगकांग इज अ टैक्स फ्री जोन, टेलीकास्ट यहां से हुआ था। जो कंपनी थी एडवर्टाइजमेंट को अपलोड करने वाली, वो कहां की थी, हांगकांग की थी। तो हांगकांग की गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है कि हमारे यहां से सर्विस ओरिजिनेट हुई है, इंडिया से तो सर्विस ओरिजिनेट हुई ही नहीं। बन गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेवकूफ, क्योंकि जिससे टैक्स लेने गए वो क्या था, NRI, और इन्होंने कहां से बिजनेस किया, हांगकांग से किया। समझ में आई बात कि नहीं? अब समझ में आ गया रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो सर अब हम यही करेंगे, 181 दिन इंडिया में रहेंगे, हुर्र हो जाएंगे, फिर अगले साल चले जाएंगे 31 मार्च के बाद, फिर 181 रहेंगे, हुर्र हो जाएंगे। हाँ, सारा दिमाग आप ही के पास है। निर्मला मौसी तो बेवकूफ हैं, मेरी निर्मला मौसी बहुत तेज हैं। उन्होंने बच्चों एक और रूल बनाया है। क्या रूल है? पिछले साल 182 दिन या पिछले 4 साल में मिला के 365 और लेटेस्ट पिछले साल में 60 दिन। अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंगली आते हैं तो भी आप क्या होंगे, हाँ सर 60 दिन से तो ज्यादा ही रुकना पड़ेगा हिंदुस्तान में, नहीं तो नौकर बेच खाएंगे बिजनेस पूरा। तो इधर पिछले साल जब आप 11th में पढ़ते थे 60 दिन आप इंडिया में रहे या उससे ज्यादा, एंड 10th 9th 8th 7th 4 क्लास मिला के 365 दिन। तो 7th 8th 9th 10th इन 4 ईयर्स में 365 दिन आप इंडिया में रहे, और 11th क्लास में 60 दिन। यू आर व्हाट चिल्ड्रन? या सिर्फ क्लास 11th में 182? अच्छा सर हम दोनों में नहीं आ रहे, अब सरकार ने नियम बना दिया, सरकार कह रही है हम और नहीं गिरेंगे, अब चोरी करना तो चलो ले लो पैसा। समझ में आ गया? बट उसके बाद भी सरकार कहेगी नहीं नहीं नहीं, कैसे, ऐसा कैसे चलेगा? IPL में बच्चों क्रिकेटर्स आते हैं ना बाहर से 30-40 दिन के लिए, तो कंपनी के ऊपर रूल बना दिया, जो कंपनी जो स्पॉन्सर उनको पैसा देगा ना वो टैक्स काटेगा। तो टैक्सेबिलिटी क्रिकेटर के ऊपर नहीं है, टैक्सेबिलिटी गुजरात इंडियंस, व्हाट इट क्लियर, मुंबई टाइटंस, समझ में आ गया, तनिष्क, जम्मू कश्मीरीज, जो टीम्स आती हैं इनसे पैसा लिया जाएगा। तो सरकार बेवकूफ नहीं है, वो तो अपना टैक्स ले ही लेगी बच्चों। समझ में आई बात? तो रेजिडेंट कौन होगा, ये सही इंफॉर्मेशन है। गड़बड़ इंफॉर्मेशन, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस देश में रहेगा वो जगह का रेजिडेंट हो जाएगा। तो एग्जाम में आप दोनों डेफिनेशन लिख के आइएगा। 182 दिन वाली से थोड़ी ब्रांड बिल्डिंग होगी आपकी, और वो जो घटिया वाली हो तो बताई थी मैंने आपको। तो बच्चों डेफिनेशन सबको समझ में आ गई, NI क्या होती है? चलिए आज की सेवा यही समाप्त। किसी की क्वेरी है तो पूछ सकते हैं।